हेलो एवरीवन, हाउ आर यू ऑल। कैसे हैं आप सभी। द पीएससी शो में आपका स्वागत है। और आज हम लोग बात करने वाले हैं झारखंड से रिलेटेड जीके के बारे में, और पूरे के पूरे हम लोग देखने वाले हैं अभी आज इस एपिसोड में 100 एमसीक्यू। देखिए 7500 एमसीक्यू इसमें दिया हुआ है, और उसको जो है हम लोग धीरे धीरे कंप्लीट करेंगे, क्योंकि एक बार कंप्लीट करना एक इजी टास्क नहीं होता है, और आपके लिए भी वो इजी टास्क नहीं होगा। इसलिए हम लोग 100 प्रश्न करके जो है एक एक एपिसोड करेंगे, और इसमें हम लोग पूरा कंप्लीट करने का प्रयास करेंगे। देखिए जितने भी झारखंड में एग्ज़ाम्स होते हैं उसमें सबसे जो जीके अच्छे तरीके से आते हैं वो अच्छे लेवल के आते हैं। तो आपको उस अच्छे लेवल के जीके को जो है एक अच्छी बुक से पढ़नी चाहिए, या फिर आप 2-3 सोर्स जो है आप इंक्लूड कर सकते हैं इसमें। तो चलिए शुरू करते हैं। और मैं बता दूं कि ये जो है मनीष रंजन सर का एक ये बुक है अभी जो मार्केट में चल रहा है, और इसमें ये लेटेस्ट बुक है। आप देख सकते हैं बजट 2023-24 भी इसमें दे रखा है। तो ये इससे लेटेस्ट बुक अभी मतलब कि आप नहीं पा सकते हैं। और इसमें जो है आप देख सकते हैं कि एक लिस्ट दे रखी है पूरी की पूरी कि क्या क्या चीज़ें इसमें इंक्लूड है इस बुक में। और ये सब चीज़ें जो है हम लोग आज करवाने वाले हैं। और इसमें जो है सबसे जो अच्छी बात है कि जो झारखंड का इतिहास है वो अलग सेक्शन में दिया हुआ है, झारखंड के आंदोलन जो है वो अलग सेक्शन में दिया हुआ है। तो ये मिक्सड अप नहीं होता है, आप एक ही जगह एक ही पेज में आप यदि चाहें इसके नोट्स को बनाने का प्रयास यदि करें आप, तो वो भी आप कर सकते हैं। और एक बात बता दूं कि यदि मतलब आप हिस्ट्री पढ़ रहे हैं और यदि आप उसमें मान लीजिए कि 50 एमसीक्यू होते हैं, तो उस 50 एमसीक्यू से जो है हम लोग इस सेक्शन में जो करने वाले हैं वो 50 एमसीक्यू से वो 150 एमसीक्यू करेंगे, क्योंकि बहुत सारे डिटेल्स हैं जो एक एमसीक्यू और एक प्रश्न में छुपे होते हैं। उन सभी तथ्यों को आपको जानना जरूरी है, और इसमें यही देखने का प्रयास करेंगे कि हम कितना से कितना जो प्रश्न है उसको सॉल्व कर पाते हैं, और उसमें कितने जो तथ्य हैं उसको भी देख पाते हैं, ताकि हमसे एक भी प्रश्न जो है वो एग्जाम में ना छूटे। तो चलिए शुरू करते हैं। आज जो हम लोग पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे झारखंड का इतिहास के बारे में, और इससे रिलेटेड जो है प्रश्न जो हम लोग करेंगे। और धीरे धीरे जितने भी आप देख सकते हैं जेएसएससी में भी यहाँ पर दे रखा है, जितने प्रश्न हैं सब आपके लिए इंपॉर्टेंट है। और आप देख सकते हैं यहाँ पर कि जो लेटेस्ट अभी जेपीएससी का एग्ज़ाम हुआ था 2021 में, तो उसके भी प्रश्न इसमें इंक्लूड किए हुए हैं। यहाँ पर आप देखिए, यहाँ पर झारखंड लोक सेवा आयोग के प्रारंभिक प्रश्न हैं जो कि 2021 में पूछे गए थे सामान्य अध्ययन के। और इसी में जो है एक सॉल्व पेपर जो है वो प्रारंभिक पेपर 2 जो है, जिसमें 100 प्रश्न पूछे जाते हैं, और ये पूरे के पूरे 100 प्रश्न जो होते हैं वो झारखंड के जीके से रिलेटेड होते हैं। तो आपको झारखंड को अच्छे तरीके से समझना होगा झारखंड के किसी भी एग्जाम को क्लियर करने के लिए। तो देखिए यहाँ पर भाग 1 है, और ये जो है वस्तुनिष्ठ प्रश्न है उसको हम लोग करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग चले आते हैं इस सेक्शन में जो कि है झारखंड का इतिहास, और इसमें हम लोग एक एक प्रश्न को अच्छे से देखेंगे। देखिए सबसे पहला जो प्रश्न मैं आपसे पूछ रहा हूँ कि क्या आप इस पूरे 100 प्रश्न को करने के लिए रेडी हैं। यदि रेडी हैं तो कमेंट में ज़रूर आप लिखें यस। और यदि आप सोचते हैं कि नहीं मैं सिर्फ 10 प्रश्न करके ही छोड़ दूंगा, तो आपके लिए फिर एक जो एग्ज़ाम है वो कठिन होने वाला है। तो और दूसरी एक बात कि आप इस बुक को खरीद लें, क्योंकि इसमें अभी जो मैं एक्स्ट्रा पॉइंट आपको बताने वाला हूँ वो आप बुक में भी लिख सकते हैं, क्योंकि बुक में यदि आप लिखे रहेंगे तो उसे रिवीजन करने में इजी होगा, और एक संगठित नोट्स जो है आपके सामने बनकर रेडी हो जाएगा अंत में, जब हम लोग पूरा बुक जो है को कंप्लीट कर लेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं पहले प्रश्न से। तो चलिए हम लोग पहले प्रश्न से शुरू करते हैं। और पहला प्रश्न पूछ रहा है, झारखंड में निवास करने वाली अधिकांश जनजातियां निम्न में से किस प्रजाति की है। ठीक है, तो आपको रेस के बारे में जानना होता है। हर क्षेत्र का जो रेस होता है, और जितने भी जो रेस होते हैं जो बाहर से आए हुए होते हैं उनके बारे में आपको जानना होता है। तो इसमें देखिए जो पहला ऑप्शन है ये है निग्रायड है, मंगोलॉयड है, कॉकेशायड है, या प्रोटो ऑस्ट्रेलॉयड है। ठीक है, तो आपको ये जानना होगा, और इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका वो ऑप्शन डी हो जाएगा आपका, प्रोटो ऑस्ट्रेलॉयड। ठीक है, तो आपको इसके बारे में थोड़ा जानना पड़ेगा कि इसमें कौन कौन सी जो प्रजाति है वो कहाँ से आती है। तो देखिए निग्रायड जो है वो अफ्रीका से आया हुआ रेस है ये। ठीक है, ये चीज़ आपको जानना पड़ेगा। कॉकेशॉयड जो है ये वाइट पीपल को कहा जाता है, जनरली ये वाइट पीपल को कहा जाता है। और ये जो है कॉकेशॉयड नाम का एक माउंटेन था जिसके कारण से इस रेस का नाम रखाया है, और ये लगभग मानिए कि यूरोप के और उस तरफ के जो एरिया हैं उसके पीपल को कहा जाता है। उसके बाद देखिए मंगोलॉयड जो है ये चाइना से आए थे, ये जो रेस आए थे तो ये चाइना से आए हुए हैं और उस क्षेत्र में फैले हुए हैं। और ये जो प्रोटो ऑस्ट्रेलॉयड जो इसका आंसर है ये जो है आपका ईस्ट मेडिटेरेनियन एरिया से आए हुए हैं। ठीक है,
तो आप इतना इस प्रश्न से याद रखिएगा, क्योंकि ये सब जानकारी आपको जानना जरूरी है। और इसमें देखिए हम लोग देखते हैं अब दूसरे प्रश्न को। झारखंड के किस जिले में इसको गुफाएं स्थित है? ठीक है, तो आपको इसको गुफाएं झारखंड में कहाँ पर स्थित है, तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा हजारीबाग। ठीक है, देखिए यहाँ पर इसको गुफा के बारे में थोड़ा जानते हैं कि अभी जो है आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया जो था वो इसको नेशनल मोन्यूमेंट कहने वाला है, मतलब कि कुछ दिन में इसको डिक्लेयर करने वाला है, ऐसा उन्होंने सुझाव दिया हुआ है। ठीक है, तो नेशनल मोन्यूमेंट जो है इसको धरोहर जो है इसको अभी स्थापित करेगा ESI। ठीक है, आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया। चलिए देखते हैं तीसरा प्रश्न। देहोंगी पूरा पाषाणकालीन स्थल किस जिले में स्थित है? ठीक है, तो यहाँ पर देहोंगी के बारे में बात किया जा रहा है। देखिए जितने भी पूरा पाषाणकालीन स्थल हैं, नव पाषाणकालीन स्थल हैं झारखंड में, उससे आपको जानना जरूरी है, इसलिए देहोंगी के बारे में देखते हैं। तो देहोंगी जो है ये जो है ये किस जिले में स्थित है? तो ये हजारीबाग में स्थित है, ये आप तो याद रखिएगा। ठीक है, ये हजारीबाग में स्थित है। और जो इस बात करें तो इसमें देखिए ये जो पूरा पाषाण काल होता है ये कौन से वर्ष से कौन से वर्ष तक कहा जाता है? तो देखिए 25 लाख, ठीक है, 25 लाख ईसा पूर्व से इसे कहते हैं 10,000 ईसा पूर्व तक के समय काल को कहा जाता है पूरा पाषाण काल। ठीक है, तो ये चीज़ याद रखिएगा। और इसके अलावा याद रखने वाली जो चीज़ है आपको वो है कि जैसे दिहांगी जो तो है आपका देहोंगी जो है ये झारखंड में है, लेकिन आपको हजारीबाग में है, और ये हजारीबाग में ही 3 और पूरा पाषाणी स्थल है। ठीक है, तो ये देखिए इसको है एक, उसके बाद एक सरैया है, और उसके बाद एक रहम है। तो ये तीन ही आप याद रखिएगा, ये 3 जो हैं ये और हैं जो पूरा पाषाण स्थल के रूप में चिन्हित किए गए हैं। और देखिए रामगढ़ में पूरा पाषाण काल इसमें है ही नहीं। उसके बाद देखिए पलामू में कौन सा पूरा पाषाण काल है? तो यहाँ पर याद रखिएगा आप पांडु है। ठीक है, पांडु नाम का पूरा पाषाण काल जो इस स्थल जो है वो पलामू में है। और गढ़वा में एक है, गढ़वा में भी आप लोग याद रखिएगा। तो गढ़वा में है भवनाथपुर। ठीक है, भवनाथपुर, आप इतना याद रखिएगा। और अधिकतर जो है वो हजारीबाग में इंक्लूड है पूरा पाषाण काल, तो इसको भी आप याद रखने का कोशिश कीजिएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। निम्न में से किस पूरा पाषाण काल स्थल से चित्रकारी का नमूना मिला है? ठीक है, तो कौन से स्थल हैं जहां से ये चित्रकारी का नमूना मिला है? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा इसको। मैंने आपको बताया था कि इसको जो है हजारीबाग में पड़ता है, और ये जो पूरा पाषाण काल है इसको यहाँ पर चित्रकारी के नमूने मिले हैं। तो यहाँ चित्रकारी के कुछ और नमूने जिससे मिले हैं, तो यहाँ पर देखिए एक जो चित्रकारी मिला है वो मिला है आपको खुला मंदिर। ठीक है, और ये मंदिर क्या किस चीज़ का था? तो ये सूर्य मंदिर था। ठीक है, इतना याद रखिएगा। और इसमें जो है आपको अंतरिक्ष के बारे में भी बताया गया है, अंतरिक्ष के भी कुछ मतलब कि यहाँ पर ऐसे चित्रकारी मिले हैं जिससे कि इससे पता चलता है कि अंतरिक्ष के बारे में भी इस काल में जिक्र मिला है। उसके बाद देखिए अगला प्रश्न देखते हैं। तो 5वां प्रश्न, निम्न में से कौन सा पूरा पाषाणकालीन स्थल रामगढ़ जिले में है? ठीक है, तो कौन सा जो है रामगढ़ जिले में है? तो ये आप याद रखिएगा, यह है कुसुमगढ़। ओके, उसके बाद देखते हैं अगला, पूरा पाषाणकालीन स्थल और एवं जिले से संबंधित निम्न में से कौन सा युग्म सही है? ठीक है, तो यहाँ कौन सा सही है ये पूछ रहा है। तो चलिए देखते हैं। देखिए ये जो बजना है ये पलामू में है, ये देखिए बिल्कुल गलत है। ठीक है, पलामू में एक है पांडु जो कि मैंने अभी आपको इसके पहले बताया है, उसको याद रखिएगा। ठीक है, तो ये गलत है। रामगढ़ जो है वो झांवड़ में है, ये भी गलत है। उसके बाद देखते हैं गढ़वा जो है, गढ़वा में कौन सा है? कसरो नहीं है। एक बार मैंने आपको इसके पहले बताया कि ये क्या चीज़ था, तो भवनाथपुर। ठीक है, इसको आप याद रखिएगा, भवनाथपुर। और इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा हजारीबाग में मांडू नाम का है, ये आपका करेक्ट आंसर है। ठीक है, तो हजारीबाग में अधिकतर पूरा पाषाणकालीन स्थल हैं, ये आपको मैंने पहले भी बताया है। चलिए देखते हैं अगला, निम्न में से किस स्थल से प्राग ऐतिहासिक कालीन शैल चित्र एवं अनेक प्राकृतिक गुफाओं के प्रमाण मिले हैं? ठीक है, तो यहाँ पर ये पूछ रहा है, तो ये जो है इसका करेक्ट आंसर है भवनाथपुर। भवनाथपुर मैंने आपको बताया कि ये कहाँ पर है, तो ये गढ़वा में है। ठीक है, भवनाथपुर। चलिए देखते हैं अगला, प्राग ऐतिहासिक कालीन शैल चित्रों पर निम्न में से किस पशु का चित्रण किया गया है? ठीक है, तो यहाँ पर देखते हैं ऑप्शन क्या क्या है। तो यहाँ पर दे रखा है भैंसा है, शेर है,
गाय है और घोड़ा है। ठीक है, तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा भैंसा। ठीक है, गाय नहीं है, शेर नहीं है, घोड़ा नहीं है, तो इतना आप याद रखिएगा, भैंसा। और एक है हिरन, जो कि पाया जाता है, ठीक है, इसके चित्रण कला में। तो ये भैंसा और हिरन आप याद रखने का प्रयास कीजिएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। निम्न में से किस स्थल से उत्खनन करने पर 8वीं सदी के लेख प्राप्त हुए हैं? तो 8वीं सदी के लेख किस स्थल के उत्खनन से प्राप्त हुआ है? तो ये है दूध पानी। ठीक है, दूध पानी कहाँ पर है? तो ये आप याद रखिएगा, ये है हजारीबाग में। ठीक है, ये हजारीबाग में पड़ता है। ठीक है, चलिए देखते हैं अगला। दूध पानी नवपाषाण कालीन स्थल किस जिले में स्थित है? तो ये हजारीबाग में है, मैंने अभी आपको बताया। ठीक है, चलिए देखते हैं अगला। निम्न में से किस पुरापाषाण कालीन स्थल से पालकालीन मूर्तियों के अवशेष प्राप्त हुए हैं? ठीक है, तो अवशेष मिले हैं और वो भी किस काल से के मिले हैं? तो पाल काल के मिले हुए हैं। तो ये जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ये डुमडुमा। ठीक है, डुमडुमा पड़ता कहाँ पर है? तो ये हजारीबाग में पड़ता है। ठीक है, और यदि बात करें कि ये जो मूर्तियां थी ये कौन से चीज़ की थी, ये मतलब कौन से भगवान की थी? तो ये शिव भगवान के थे। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं आगे और आगे देखते हैं। मुगल कालीन कुंपा का किला कहाँ स्थित है? तो ये चतरा में स्थित है, इसे आप याद रखिएगा। ठीक है, किस नवपाषाण कालीन स्थल से पत्थर निर्मित चाकू मिले हैं? ठीक है, तो चाकू मिले हैं, वो भी पत्थर निर्मित हैं। तो ये रारू नदी तट पर, ठीक है, ये यहाँ से मिले हैं। तो उसके बाद देखते हैं चतरा जिले के डैश प्रखंड से मेगालिथिक संस्कृति के प्रमाण प्राप्त हुए हैं। ठीक है, मेगालिथ संस्कृति जो होते हैं उसके प्रमाण प्राप्त हुए हैं, तो ये गिद्धौर से प्राप्त हुए हैं। चलिए देखते हैं अगला। निम्नलिखित में से किस स्थल से बौद्ध स्मारक के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं? ठीक है, बौद्ध स्मारक के साक्ष्य यहाँ पर दे रखा है। हम लोग बौद्ध संस्कृति की तरफ और बौद्ध जो कला होता है उसके तरफ बढ़ रहे हैं। तो यहाँ पर बौद्ध स्मारक जो है ये डॉल्मी से प्राप्त हुए हैं, इसे आप लोग याद रखिएगा। चलिए देखते हैं 16वां प्रश्न। बुद्धपूर्ण नवपाषाण कालीन स्थल वर्तमान में किस जिले में स्थित है? ठीक है, तो ये हजारीबाग में स्थित है, इसे आप वन लाइनर के तौर पे सिर्फ याद रख सकते हैं। देखते हैं अगला। झारखंड के पठारी क्षेत्रों में आदि मानव के निवास के सबसे पुराने अवशेष किस काल से संबंधित हैं? ठीक है, तो ये जो है ये पूरा पूर्व पाषाण काल से संबंधित हैं, इसको आप याद रखिएगा। और इसमें यदि मैं बात करूँ तो देखिए ये जो ये चार दे रखे हैं यहाँ पर, इसके बारे में थोड़ा बात कर लेते हैं। तो देखिए पूर्व पाषाण काल जो होता है, जैसे आप लोग जानते होंगे कि ये 25 लाख BC से, ठीक है, ईसा पूर्व से ये 10,000 ईसा पूर्व तक कहलाता है ये काल। ठीक है, उसके बाद यदि मैं बात कर लूँ नवपाषाण काल, तो नवपाषाण काल जो है वो 10 यहाँ पर 10,000 छोड़ा था, उसके बाद 10,000 BC से 1,000 BC। ठीक है, तो ये आप यहाँ पर याद रखिएगा इसको। और ताम्रपाषाण काल जो है ये 4,000 BC से, मतलब कि ईसा पूर्व से ये 1,000 ईसा पूर्व तक। ठीक है, तो यहाँ पर कोइंसिडेंट होता है। ठीक है, आप ये जो है ये 4,000 ईसा पूर्व से 1,000 ईसा पूर्व तक के जो, क्योंकि इसमें तांबा पाया गया था तो ताम्रकाल इसको कहा गया है। ठीक है, और ऐतिहासिक काल आप जानते हैं कि जो अभी चल रहा है, अभी से पहले जो 1,000 के बाद से अभी जो चल रहा है उसको आप ऐतिहासिक काल कह सकते हैं। और समय समय पर ये ऐतिहासिक काल बदलता रहता है। चलिए देख लेते हैं साहित्यिक स्रोत के बारे में कुछ प्रश्न। 18वां प्रश्न। वैदिक साहित्य में छोटा नागपुर क्षेत्र के लिए किस शब्द का प्रयोग किया गया है? ठीक है, तो ये सुखड़ा। ठीक है, सुखड़ा शब्द का प्रयोग किया गया है छोटा नागपुर क्षेत्र के लिए। चलिए देख लेते हैं महाभारत के डैश पर्व में छोटा नागपुर क्षेत्र के लिए पुड्रिक शब्द का वर्णन किया गया है। ठीक है, तो यहाँ पुड्रिक की भाषा की है। पुड्रिक शब्द के लिए यहाँ पर जो शब्द प्रयोग किया गया है वो किस पर्व में किया गया था? तो ये दिग्विजय जब हो रहा था तब उस पर्व में किया गया था छोटा नागपुर क्षेत्र को पुड्रिक शब्द का वर्णन। ठीक है, और पुड्रिक का मतलब क्या है? तो यहाँ पर पुड्रिक का मतलब है पशु भूमि। ठीक है, इसे आप याद रखिएगा, पशु भूमि। चलिए देखते हैं महाभारत में झारखंड क्षेत्र को क्या कहा गया है? तो ये झारखंड क्षेत्र को पशु भूमि कहा गया है। मैंने आपको पहले बताया पुड्रिक नाम से झारखंड को के क्षेत्र को कहा जाता था। निम्नलिखित में से किसने तारीख ए फिरोज शाही की रचना की है? ठीक है, यहाँ पर रचना पूछा जा रहा है। तो ये जो रचना की है ये आप यहाँ पर देख सकते हैं। एक जो इसके दो रचनाकार थे, तो आप कंफ्यूज नहीं होइएगा। यहाँ पर एक यहाँ पर दे रखा है शम्स ए सिराज अफीक। ठीक है, शम्स ए सिराज अफीक। और दूसरा जो यहाँ पर थे रचनाकार वो थे जियाउद्दीन परानी।
आपको किसी किसी बुक में ये देखने को मिल जाएगा जियारुद्दीन बरानी के बारे में, और एक जो है आपको देखने को यहाँ पर जैसे मिल जा रहा है कि शख्स सिराज अफीक। ठीक है, तो आप ये दोनों याद रखिएगा, ये दोनों ही आंसर यहाँ पर हो सकता है। और देखिए यहाँ जो मलिक मोहम्मद जायसी जो है ये इन्होंने लिखा था पद्मावत। ठीक है, तो इस चीज़ को भी आप याद रखिएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। निम्न में से किसकी रचनाओं में झारखंड शब्द का उल्लेख एक पद में पाया गया है? ठीक है, तो आप जानते हैं कि हिंदी में गद पद होता है, तो किस पद में पाया गया है ये पूछा जा रहा है। तो ये कबीर दास के रचनाओं में पाया गया है झारखंड नाम का एक शब्द। ठीक है, उसके बाद देखिए अगला देख लेते हैं बुक के बारे में है। तो द निरियोथिलिक पैटर्न, ठीक है, इन द प्री हिस्ट्री ऑफ इंडिया की पुस्तक के रचयिता कौन है? तो ये बैरमैन है। ठीक है, बोर्डमैन है। ठीक है, इसे याद रखिएगा। चलिए देख लेते हैं 24वें प्रश्न की तरफ। और 24वां प्रश्न है, निम्न में से किसकी पुस्तक में चेरो, खरबार एवं भूमिज आदि जनजातियों के बारे में उनके झारखंड आगमन एवं संस्कृति संबंधित जानकारी प्राप्त होती है? तो यहाँ पर इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा D.N. मौजूमदार। ठीक है, D.N. मौजूमदार के बुक के थ्रू, मतलब कि ये चेरो, खरबार और भूमिज जो जनजातियां हैं उनके बारे में जानकारियाँ प्राप्त होती है। उसके बाद देख लेते हैं अगला फिर बुक ही है द कॉल ऑफ छोटा नागपुर के लेखक कौन है? द कॉल ऑफ छोटा नागपुर। ठीक है, तो ये डाल्टन हो जाएंगे, और डाल्टनगंज के नाम से एक जगह भी है, तो इसे आप याद रखिएगा। उसके बाद देखते हैं नॉट्स ऑन अ टूर इन मानभूम, ठीक है, के रचनाकार कौन है? तो ये आप याद रखिएगा एल टिकेल। ठीक है, एल टिकेल। उसके बाद हम लोग बढ़ते हैं प्रागैतिहासिक काल की तरफ, और ये देख लेते हैं कि हजारीबाग जिले के पूरा पाषाणकालीन स्थल में उत्खनन कब कराया गया था? ठीक है, तो ये जो था ये 1991 में कराया गया था, ये आप याद रखिएगा। किस पूरा पाषाणकालीन स्थल से भूल भुलैया की आकृति, अंतरिक्ष, जहाज, नक्षत्र आदि के चित्र पाए गए हैं? तो जैसे कि हमने बताया आपको कि अंतरिक्ष के वहाँ से पाए गए थे आकृति और जो स्थल पाए गए थे, तो ये जो है ये पाए गए थे इसको से। ठीक है, हजारीबाग से। उसके बाद देख लेते हैं निम्नलिखित में से कौन सा पूरा पाषाणकालीन स्थल चाईबासा में है? तो सबसे फेमस स्थान है ये चाईबासा, और ये जो है ये दरगाम है जो कि पड़ता है पूर्वी सिंहभूम। ठीक है, इसको आप याद रखिएगा, पूर्वी सिंहभूम। ठीक है, पत्थर के स्लेट न पाषाणकालीन स्थल से मिले हैं, तो किस स्थल से मिले हैं? तो ये जो हो जाएगा ये हो जाएगा पुरजू। ये भी है कहाँ पर? तो पूर्वी सिंहभूम में। ओके, इसको आप याद रखिएगा। चलिए बढ़ते हैं अगला प्रश्न की तरफ। दरगामा गांव डैश कालीन स्थल है? ठीक है, स्थान है या स्थल है? तो ये जो है ये आपका है ताम्र पाषाणकालीन स्थल। ठीक है, और ये पड़ता कहाँ पे है? दरगामा गांव। तो ये आप याद रखिएगा कौन से जिले में पड़ता है? तो ये खूंटी जिले में पड़ता है। ये सब जो चीज़ें मैं आपको एक्स्ट्रा बता रहा हूँ ना, ये आप वहाँ पर लिखते चलिए, तभी ये सीरीज़ जो है सक्सेसफुल होने वाला है, और ये आगे आप इसी तरीके से बढ़ाते चलेंगे। और अंत में देखिएगा आप कि एक पूरा समग्र आपको जो नॉलेज है, पूरा एक टोटल जो नॉलेज होता है, एक डिटेल्ड नॉलेज आपको यहाँ पर मिलने वाला है। ठीक है, चलिए देखते हैं किस ताम्र पाषाणकालीन स्थल से लोहे की आरी मिली है? ठीक है, तो यहाँ पर इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ये हो जाएगा बसिया नाम का स्थल है जिससे कि ये आरी मिली हुई है। चलिए देख लेते हैं अगला प्रश्न। प्राचीन काल के इतिहास से हम लोग देख लेते हैं निम्नलिखित में से किस जनजाति को झारखंड की प्राचीन जनजाति माना गया है? तो देखिए एक होता है प्राचीनतम जनजाति, एक होता है प्राचीन जनजाति, एक होता है आधुनिक जनजाति। तो यहाँ पर देखिए ये जो क्वेश्चन दे रखा है ना, यहाँ पर ये गलत क्वेश्चन यहाँ पर दे रखा है, क्योंकि प्राचीन जनजाति के नाम पे यहाँ पर कोई है नहीं, और ये जो बिरहोर, बिरजिया, इस तरह के जो जनजातियाँ हैं ये प्राचीनतम में आते हैं। ठीक है, तो आप इसको याद रखिएगा, और आप जब भी पढ़िएगा तो एक प्राचीनतम जनजाति होता है उसमें आप ये बिरहोर पढ़िएगा और बिरजिया पढ़िएगा। तो यहाँ पर इसका करेक्ट आंसर जो है यहाँ पर दे ही नहीं रखा है। और यदि यहाँ पे पूछ लिया होता है कि यदि कि यहाँ प्राचीनतम यहाँ पर लिखा होता है प्राचीनतम जनजाति, तो इसका करेक्ट आंसर ए भी होता है और ऑप्शन जो होता है वो बी भी होता है। ठीक है, तो इस तरह के प्रश्न जो है एक आंक आपको यहाँ पर गलत मिलते रहेंगे, तो आपको घबराने की जरूरत नहीं है। इसलिए हम लोग इसे जो है फैक्ट चेक करते हैं और एक बार और भी चेक करते हैं कि आपके ये जो प्रश्न है ठीक है कि नहीं। ठीक है, तो चलिए अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। और यहाँ पूछा गया है झारखंड के किस जनजाति के संबंध में माना गया है कि वे भवन निर्माण कला में निपुण थे?
ठीक है। तो इसमें असुर जनजाति हैं, वो भवन निर्माण कला अच्छा तरीके से जानते थे। चलिए देख लेते हैं, खड़िया जनजाति की प्रथम बस्ती का प्रमाण किस नदी तट से मिलता है? खड़िया जनजाति यहाँ पर पूछा गया है, ठीक है। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ये हो जाएगा दक्षिणी कोयल नदी। कमेंट में जरूर बताइए आपकी दक्षिणी कोयल नदी जो है वो किसकी सहायक नदी है, ठीक है, या कोयल नदी जो है वो किसकी सहायक नदी है। झारखंड के किस जनजाति के संबंध में माना जाता है कि ये लोग तिब्बत से आए थे? देखिए मैंने आपको बताया कि जो रेस होते हैं वो कहीं ना कहीं से आए हुए होते हैं, और जो जनजातियां होती है वो भी कहीं ना कहीं से मतलब कि आए हुए होते हैं। तो देखिए ये मुंडा जो जनजाति है ये तिब्बत से आए हुए हैं, ठीक है। ये भारत के मतलब निवासी अभी हैं, लेकिन ये जो पहले जो सबसे पहले आए थे ये जो है तिब्बत से आए थे। उसके बाद देख लेते हैं, ये मदरा मुंडा ने किस मुंडा जनजाति का नेता नियुक्त किया गया है, ठीक है। मदरा मुंडा ने किसे मुंडा जनजाति का नेता नियुक्त किया था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ये हो जाएगा सुतिया पाहन, ठीक है। सुतिया पाहन नाम के व्यक्ति थे जो ये नेता बने थे। दक्षिण भारत में आकर झारखंड में निवास करने वाली जनजाति पहली जनजाति कौन है? तो देखिए ये दक्षिण भारत से आया हुआ है, ठीक है। तो ये हो जाएगा आपका उड़ाव, ठीक है। उड़ाव जनजाति है जो कि दक्षिण भारत से आए थे। किस झारखंडी भाषा की समानता कन्नड़ से पाई गई है, ठीक है। तो ये हो जाएगा कुडुख, ठीक है। कुडुख भाषा है जो जिसकी समानता कन्नड़ से पाई गई है, ठीक है। कन्नड़ा जो बोलते हैं लैंग्वेज जो कि दक्षिण में बोला जाता है। किस काल में संथालों को संथाल परगना क्षेत्र में बसाया गया है, ठीक है। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ब्रिटिश काल में, ठीक है। और यदि मैं बताऊं कि ये जो संथाल लोग जो थे वो मुगल काल में कहाँ पर थे, तो इस तरह के प्रश्न देखिए एडवांस्ड लेवल के प्रश्न यही होते हैं कि वो मुगल, देखिए यहाँ पर ब्रिटिश काल में पूछ तो लिया गया कि ब्रिटिश काल में संथाल परगना में वो संथाली थे, लेकिन मुगल काल में जो संथाली थे एक्चुअली तो वो कहीं ना कहीं तो होंगे, तो ये थे हजारीबाग के आसपास के जगहों में, ठीक है। तो हजारीबाग में ये बसे हुए थे उस समय मुगल काल में, लेकिन ब्रिटिश काल में आते ही इन्होंने संथाल परगना में बसने का निर्णय लिया और बसाया गया, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए अगला देखते हैं, उड़ाव जनश्रुतियों के अनुसार किस जनजाति ने इन्हें मांस खाने के लिए प्रेरित किया था, ठीक है। तो यहाँ पर इससे ये जो यहाँ पर दे रखा है इन्हें, तो इन्हें से जो है ये पिछले वाले प्रश्न से दे रखा है कि संथालों के बारे में पूछा जा रहा है, ठीक है। तो इन्हें मांस खाने के लिए प्रेरित किया था, तो ये मुंडा जनजाति थे, ठीक है। चलिए देखते हैं अगला, और ये देख लेते हैं कि वैदिक युग से किस किस तरह के प्रश्न पूछे जा सकते हैं, और यहाँ पर हम लोग उसी को अभी देखेंगे, उसके बाद फिर बौद्ध को देख लेंगे, ठीक है, बौद्धिक युग से। तो यहाँ पर देखिए अमरनाथ दास की पुस्तक एक है अमर कोश में चाईबासा शहर के लिए किस नाम का प्रयोग किया गया है, ठीक है। तो यहाँ पर चाईबासा के लिए जो है श्रीवास नाम का प्रयोग किया गया है। देखिए यहाँ थोड़ा धुंधला दिख रहा होगा, लेकिन अब मैं जो बोल रहा हूँ तो उससे आप लोग समझने का प्रयास कीजिए। तो यहाँ पर श्रीवास नाम का यहाँ पर है, ठीक है, श्रीवास, ठीक है। चाईबासा को श्रीवास भी कहा जाता है, इससे आप यहाँ पर पता लगा सकते हैं। ऐत्रेय ब्राह्मण के अनुसार वैदिक काल में मगध क्षेत्र में इनमें से कौन सी जनजाति जो थी निवास करती थी, ठीक है। तो ये पूछा जा रहा है कि कौन सी जनजाति निवास करती थी। तो ये जो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा सबर, ओके। सबर जनजाति जो थी वो निवास करती थी। उसके बाद देख लेते हैं हम लोग बौद्ध धर्म के बारे में। तो निम्न में से किसने अपनी पुस्तक में गौतम बुद्ध की जन्मभूमि झारखंड बताई है? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा डॉक्टर वीरोत्तम, ठीक है। उसके बाद देख लेते हैं झारखंड इतिहास एवं संस्कृति पुस्तक के लेखक कौन है। यहाँ पर सिंपल पूछा जा रहा है कि झारखंड इतिहास एवं संस्कृति पुस्तक के लेखक कौन है, ये है डॉक्टर वीरोत्तम, ठीक है। और निम्नलिखित में से किसे पकवीरा में बौद्ध खंडहर की खोज की थी, ठीक है। तो ये पकवीरा नाम का जगह है, इसे आप लोग याद रखिएगा, और ये इन्होंने खोज की थी आरसी बोलन, इन्होंने खोज की थी, ठीक है। उसके देखिए उसके बाद जो है कि खूंटी जिले के डैश ग्राम से बौद्ध विहार का अवशेष प्राप्त हुआ है। किस ग्राम में ये बौद्ध अवशेष प्राप्त हुआ है? तो ये बेलवादा, ठीक है, बेलवादा जो है ग्राम है, वहाँ से बौद्ध विहार का अवशेष प्राप्त हुआ, और ये किस जिले में है? तो ये खूंटी जिले में है, इसे भी याद रखिएगा। राजमहल क्षेत्र के में स्थित कांगजोल से बुद्ध की मूर्तियों की खोज किसने की थी? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा कनिंघम ने की थी, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और इसे आप लोग स्टार मार्क्स लगा के रखिएगा। उसके बाद देख लेते हैं निम्न में से किस राजवंश के सिक्के रांची के आसपास के क्षेत्र से प्राप्त हुए हैं, ठीक है। किस राजवंश के सिक्के थे? तो ये कुषाण के थे, ठीक है। ये भी स्टार मार्क्स है, इसे आप लोग याद रखिएगा। चलिए बढ़ते हैं 50वें प्रश्न की तरफ, और 50वां प्रश्न ये रहा आपके सामने। किस सदी की बुद्ध की मूर्तियां जो है, किस सदी की बुद्ध की जो मूर्तियां हैं वो भद्रकाली मंदिर परिसर से प्राप्त हुई है? भद्रकाली मंदिर परिसर से। ये है 7वीं सदी की बुद्ध की मूर्तियां, ठीक है। झारखंड
के से रिलेटेड अब जैन धर्म के बारे में देख लेते हैं। तो कंसाई और दामोदर नदी घाटी क्षेत्र से किस धर्म के प्रसार के साक्ष्य मिलते हैं? तो यहाँ पर इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा जैन धर्म के। ठीक है, तो आप लोग याद रखिएगा कंसाई और दामोदर नदी घाटी क्षेत्र के आसपास की जगह है ये। निम्नलिखित में से कौन सा एक प्रसिद्ध जैन स्थल है? ठीक है, तो आप जानते ही हैं कि पवनपुर है एक बहुत फेमस जैन स्थल। ठीक है, निम्नलिखित में से किस साहित्य से झारखंड में जैन धर्म के प्रभाव का विवरण मिलता है? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा किस साहित्य से मिलता है ये पूछा जा रहा है, तो ये हो जाएगा आचारांग सूत्र। ठीक है, आचारांग सूत्र। ओके, जैन साहित्य के अनुसार कितने तीर्थकरों को मोक्ष की प्राप्ति पारसनाथ पहाड़ी में हुई? आप जानते हैं कि पारसनाथ बहुत फेमस जगह है जैन धर्म के लिए, और पारसनाथ पहाड़ी जो है वहाँ पर अभी पूरे देश भर से जितने भी जैन समुदाय के लोग हैं वो यहाँ पर हमेशा आते हैं। तो ये जो है 20 हो जाएंगे। ठीक है, 20 तीर्थंकर जो थे, तीर्थकार जो थे, उन्होंने मोक्ष प्राप्ति की थी उस समय। उसके बाद देख लेते हैं किस जैन तीर्थकर का महाप्रयाण पारसनाथ पहाड़ी पर हुआ है? ठीक है, तो ये पूछा जा रहा है, ये हमेशा पूछा जाता है। तो ये पार्श्वनाथ जो थे उनका हुआ था। ठीक है, उसके बाद देख लेते हैं तो समेद शिखर जी पहाड़ी किस जिले में स्थित है? तो आप जानते हैं कि भौगोलिक के क्षेत्र से भी यहाँ पे पूछा जाता है, और ये भी जो पहाड़ी है जैन धर्म से बहुत रिलेट करता है, और इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा गिरिडीह। ठीक है, गिरिडीह में ये पहाड़ी है समेद शिखर जी। अगला देख लेते हैं जंगल लाइफ इन द इंडिया पुस्तक के लेखक कौन है? तो यहाँ पर इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा बी बॉल। ओके, बी बॉल। चलिए देख लेते हैं अब मगध साम्राज्य झारखंड के। तो मगध साम्राज्य में हम लोग इंटर कर रहे हैं, और ये भी झारखंड से रिलेटेड जो भी प्रश्न बनते हैं यहाँ देखेंगे हम लोग। मगध महाजनपद के लिए किस शब्द का प्रयोग किया गया है? यहाँ पर आप लोग जानते ही हैं कि किकट प्रदेश किकट कहा जाता था। झारखंड का पहाड़ी पठारी एवं जंगल क्षेत्र किस महाजनपद के हिस्से में है? ठीक है, झारखंड का पहाड़ी पठारी एवं जंगल क्षेत्र किस महाजनपद के हिस्से में है? तो ये आप जानते हैं कि मगध में ये स्थित है। सभी ये जानते ही हैं। ठीक है, मगध में स्थित है। और चलिए देखते हैं मगध का विस्तार गंगा और डैश नदी के बीच है। तो गंगा और सोन नदी के बीच है मगध का विस्तार। ये आप लोग जब हिस्ट्री पढ़िएगा तो ये डायग्राम भी मैं आपको दिखाने का प्रयास करूंगा उस समय। अब देखते हैं मौर्य साम्राज्य से प्रश्न कौन कौन से बन सकते हैं। तो किस इतिहासकार के अनुसार झारखंड क्षेत्र जो है चंद्रगुप्त मौर्य के साम्राज्य में शामिल था? ठीक है, तो किस इतिहासकार के अनुसार? तो ये थे आर रामशास्त्री के अनुसार जो है झारखंड जो था उस समय चंद्रगुप्त मौर्य के साम्राज्यकाल में के अंदर ही था। ठीक है, उसको देख लेते हैं अशोक के किस शिलालेख में झारखंड क्षेत्र का उल्लेख है? किस शिलालेख में? तो ये 13वें शिलालेख है जिसमें कि झारखंड क्षेत्र उल्लेख है। उसके बाद देख लेते हैं अशोक के शिलालेख में किस जनजाति का उल्लेख मिलता है? ठीक है, अशोक के शिलालेख में किस जनजाति का उल्लेख मिलता है? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आटव। ठीक है, और इसको एक और नाम से जाना जाता है आठवीं प्रदेश। ठीक है, इसे आप लोग याद रखिएगा। चलिए देखते हैं 64वें प्रश्न की तरफ। निम्न में से किस साहित्य में झारखंड क्षेत्र के लिए कुकुड़ देश शब्द के प्रयोग किए गए हैं? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा अर्थशास्त्र। ठीक है, किस साहित्य में किए गए हैं? तो ये अर्थशास्त्र में किए गए हैं। और अर्थशास्त्र किसके द्वारा लिखा गया है? तो ये कौटिल्य के द्वारा लिखा गया है, ये आप सभी जानते होंगे। चलिए देखते हैं 65वां प्रश्न। अर्थशास्त्र के अनुसार वनवासियों को नियंत्रित करने के लिए किस अधिकारी की नियुक्ति की गई थी? ठीक है, तो ये जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आठविका। ठीक है, आठविका एक अधिकारी थे जिनकी नियुक्ति की गई थी और वो वनवासियों को पर नियंत्रण रख सकें इसलिए। ठीक है, अर्थशास्त्र में किस नदी से हीरा प्राप्त होने की चर्चा है? ठीक है, तो ये इंद्रवाहक नदी है जिससे हीरा प्राप्त कभी हुई है, ये चर्चा की गई है अर्थशास्त्र में। ठीक है, मौर्य काल में ताम्रलिपि एक प्रसिद्ध डैश था। तो आप जानते ही हैं कि एक ताम्रलिप्ति जो था वो एक प्रसिद्ध बंदरगाह था, एक पोर्ट था। ठीक है, तो आप इसे याद रखिएगा। अभी तो झारखंड के आसपास में मतलब पोर्ट नहीं है, लेकिन मौर्य काल में ये डिस्कस किया हुआ है, इसलिए हम लोग इसे पढ़ रहे हैं। निम्नलिखित में से कौन सा मौर्यकालीन मार्ग झारखंड से होकर गुजरता था? ठीक है, तो ये दक्षिणा पथ था जो कि झारखंड से होकर गुजरता था। देखिए मैं हिस्ट्री का जो ये सेक्शन लेके आऊँगा ना झारखंड के लिए, तो इसमें डिटेल से बताऊंगा कि जो दक्षिणा पथ है वो कहाँ से कहाँ तक विस्तृत है, कहाँ से शुरुआत हुई है, कहाँ इसका जो है अंत है, और झारखंड से रिलेटेड जितने भी दक्षिणा पथ में चीज़ें आती है मैं उसको डिस्कस जरूर करूँगा। तो आप ट्यून रहिए इस चैनल से, और लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, और एक चीज़ की बेल नोटिफिकेशन जरूर आप लोग दबा दीजिएगा ताकि जो मैं अगला वीडियो इस टॉपिक पर लेकर आऊँ तो आपको सीधा मिल सके और आपको नोटिफाई हो जाए।
तो चलिए देखते हैं झारखंड के उत्तर मौर्य काल के बारे में पढ़ लेते हैं। निम्नलिखित में से किस क्षेत्र से इंडोनेशियन सिक्के प्राप्त हुए हैं? तो ये चाईबासा फेमस जो जगह है वहां से इंडोनेशियन सिक्के प्राप्त हुए हैं, याद रखिएगा। किस गुप्त शासक ने झारखंड क्षेत्र में अपना विजय अभियान चलाया था? ठीक है, तो किस गुप्त शासक ने चलाया था ये पूछा जा रहा है। तो ये समुद्रगुप्त हैं जिन्होंने चलाया था। निम्न में से किसने प्रयाग प्रशस्ति में छोटा नागपुर क्षेत्र के लिए मुरुंड देश का प्रयोग किया है, शब्द का प्रयोग किया है। ठीक है, तो मुरुंड देश जो है शब्द का प्रयोग जो है ये हरिसेन ने किया था। और आप जानते ही हैं कि हरिसेन जो है ये लेखक हैं प्रयाग प्रशस्ति के, तो इससे आप ये जो प्रश्न है उसे बना सकते हैं। और दूसरी बात, ये जो मुरुंड क्षेत्र है इसे आप लोग याद जरूर रखिएगा, ये प्रश्न में पूछे जा सकते हैं। क्वेंसांग के अनुसार किसने पूरे झारखंड प्रदेश पर अपना आधिपत्य स्थापित कर लिया था? तो यहाँ पर इस जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा शशांक ने। ठीक है, शशांक ने जो है अपना पूरा प्रदेश जो है इस झारखंड के प्रदेश को आधिपत्य कर लिया था। उसके बाद देखते हैं, तो शशांक पूछा गया सिंपल कि किस धर्म का अनुयायी था? तो आप जानते हैं कि ये शैव धर्म का था और शिव मंदिर वगैरह मतलब ये बहुत बनवाए थे इन्होंने। तो उसके बाद देख लेते हैं हम, निम्न में से किस राजवंश ने झारखंड क्षेत्र पर आक्रमण नहीं किया था? तो देखिए ये यूनिक क्वेश्चन है, इस तरह के प्रश्न हमेशा पूछे जाते हैं जेपीएससी वगैरह में। ठीक है, तो इस तरह से आपको इसे याद रखिएगा, यूनिक प्रश्न यहाँ पर पूछा नहीं गया है, इस बात पे यहाँ पे दिया जा रहा है कि किन्होंने आक्रमण नहीं किया था। तो देखिए गुर्जर प्रतिहार ने आक्रमण किया था, राष्ट्रकूट ने भी आक्रमण किया था, पाल ने भी आक्रमण किया था, बस एक सातवाहन था जो कि आक्रमण नहीं किया था। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। ठीक है, अब देख लेते हैं स्थानीय राजवंश के उदय के बारे में, देख लेते हैं कि स्थानीय जो राजवंश थे उनका उदय कैसे हुआ था और उनसे क्या क्या प्रश्न बन सकते हैं। देखिए रक्सौल राजवंश की स्थापना किस जिले में हुई थी? ठीक है, तो ये पलामू में हुई थी। ठीक है, और पलामू में एक और राजवंश भी है जो कि आप जानते ही हैं कि चेरो जो वंश है वो पलामू से रिलेटेड है। ठीक है, उसके बाद देखते हैं क्योंझर राजवंश किस क्षेत्र से संबंधित है? तो ये सिंहभूम से संबंधित है। जितने भी प्रश्न जो हैं बहुत इंपॉर्टेंट ये सब हैं प्रश्न, और ये सब हमेशा रिपीटेड प्रश्न होते हैं। ठीक है, तो आप लोग इसे ध्यान रखिएगा अच्छे से। किस राजवंश की स्थापना छोटा नागपुर के क्षेत्र में हुई है? तो ये नाग वंश की स्थापना हुई है छोटा नागपुर के क्षेत्र में। ठीक है, सर्वप्रथम किसके नेतृत्व में मुंडा राज्य की स्थापना हुई? तो यहाँ पर आप जानते ही हैं कि रीता मुंडा के नेतृत्व में ये हुई थी मुंडा राजवंश की स्थापना। बहुत फेमस प्रश्न है ये। ठीक है, तो आप इसे याद रखिएगा। उसके बाद चलिए देख लेते हैं कि सूतिया नागखंड राज्य कितने गढ़ों में विभक्त था? ठीक है, तो सूतिया नागखंड जो था वो कितने गढ़ों में विभक्त था? तो वो 7 गढ़ों में विभक्त था, इसे आप लोग याद रखिएगा। निम्नलिखित में से कौन सा सूतिया नागखंड का एक गढ़ नहीं था? तो आपको सातों याद रखना है। ठीक है, मैं अगले जो डिटेल्ड वीडियो होने वाला है उसमें यही सब सातों के बारे में डिस्कस करूंगा अच्छे तरीके से, ताकि आपके एक भी प्रश्न छूटे नहीं। तो ये जो थे ये पलामू गढ़ जो है ये सूतिया जो नागखंड था उसमें गढ़ नहीं था। तो सातों गढ़ आपको मैं बताऊंगा उस समय। अभी टाइम लिमिट के कारण मैं यहाँ पर एमसीक्यू कर रहा हूँ, इसलिए यहाँ पर अभी बताने में असमर्थ हूँ। आप लोग ट्यून्ड रहिए और बने रहिए इस चैनल पर। देखिए निम्न में से कौन सूतिया नागखंड का एक गढ़ था? तो यहाँ पर दोनों चीज़ पूछा गया है। देखिए ये सूरजगढ़ नहीं था, रामगढ़ नहीं था, सोनारगढ़ नहीं था, लेकिन यहाँ पर आप देखिए सुरगुमगढ़ जो है यहाँ पर ये था सूतिया नागखंड में। उसके बाद देखते हैं सूतिया पाहन ने अपने 7 गढ़ों को कितने परगनों में विभाजित किया था? ठीक है, तो ये 21 परगन, देखिए 7 गढ़ थे, 21 परगना था। तो इन सब चीज़ों को आप याद रखिएगा। ठीक है, और इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा। 83 नंबर देख लेते हैं, निम्नलिखित में से कौन सूतिया नागखंड का एक परगना नहीं था? देखिए 21 परगना भी आपको याद रखना जरूरी है, बहुत फेमस ये सब प्रश्न है और इसी से प्रश्न आते ही हैं झारखंड जीके में, इससे बाहर कुछ है ही नहीं झारखंड जीके का। उसके बाद देखिए इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा, यहाँ पूछा परगना नहीं था, तो देखिए खुखड़ा था, लचड़ा था, बिड़ना था, लेकिन ये बुद्धपुर जो है ये परगना उस समय नहीं था। ठीक है, अब नागवंश के बारे में हम लोग देख लेते हैं। तो नागवंश में देख रखा है कि फनी मुकुट राय ने किस राजवंश की स्थापना की थी? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा नागवंश। ठीक है, निम्न में से किस क्षेत्र पर नागवंशी शासक का आधिपत्य नहीं था? तो आपको कितने क्षेत्र में आधिपत्य था ये पहले जानना होगा, उसके बाद ही आप इसे कर सकते हैं। तो ये जो करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका हो जाएगा गढ़वा। ठीक है, तो इसके बाद जो मैं आपको बुक लाने वाला हूँ उसमें यही सब दे रखा होगा कि किस शासक का कहाँ आधिपत्य था, उन्होंने सबसे पहला आधिपत्य कहाँ किया, सबसे लास्ट में उन्होंने आधिपत्य कहाँ किया था। तो इन सब चीज़ों के बारे में आपको जानकारी मिलेगी यहाँ पर। चलिए देखते हैं अगला,
दर्पणनाथ शाह ने किस गवर्नर जनरल को नागवंश की स्थापना की सूचना दी थी? ठीक है, तो ये इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा लॉर्ड कॉर्नवालिस। ठीक है, नागवंशी शासक जो थे फनी मुकुट राय की राजधानी कहाँ थी? तो नागवंश की राजधानी कहाँ थी ये पूछा जा रहा है, तो ये सुतियांबे थी। ठीक है, सुतियांबे। उसके बाद देख लेते हैं नागवंशी शासक ने अपने राज्य को कितने परगनों में विभाजित किया था? ठीक है, तो नागवंश में जो थे टोटल 66 परगना था, और उसमें से कुछ कुछ परगना जो है वो मैं आपको बताऊंगा। पूरे के पूरे 66 परगना जो है आपको रटने की जरूरत नहीं है, कुछ कुछ परगना है जो कि फेमस है। चलिए देखते हैं अगले प्रश्न में, निम्नलिखित में से किसने नागवंशावली तैयार किया था? तो एक वंशावली होता है ना कि दादा होते हैं, फिर उनके कौन कौन बेटे होते हैं, फिर उनके कौन कौन बेटे होते हैं, तो इस तरह से एक नाग वंशावली होता है। तो ये किन्होंने मतलब कि रेडी किया था? तो ये बेनीराम महतो थे, उन्होंने रेडी किया था। उसको देखिए कौन नागवंशी शासक सुतियांबे से राजधानी बदलकर ये चुटिया, ठीक है, स्वर्ण नदी के तट पर था, तो यहाँ पे कर दिया था। तो यहाँ पर राजधानी परिवर्तन पूछा जा रहा है, फेमस क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। यहाँ पे जो हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर प्रताप राय, इन्होंने ये राजधानी जो है उन्होंने चेंज किया था। ठीक है, तो आप याद रखिएगा जो राजधानी चेंज हुआ है उन सब चीज़ों को अच्छे से। नागवंशी शासकों ने निम्न में से कौन सी उपाधि धारण की थी? तो नागवंशी शासक थे, उन्होंने जो है कर्ण की उपाधि धारण की थी। तुर्क शासक बख्तियार खिलजी के आक्रमण के भय से किसने राजधानी परिवर्तित किया था? ठीक है, तो भीमकर्ण थे, उन्होंने अपनी राजधानी को परिवर्तित कर दिया था, क्योंकि उनको डर था कि उनको भी मतलब कि या उनके राज्य को भी जो है बख्तियार खिलजी हड़प ना लें, नष्ट ना कर दें। उसके बाद चलिए देखते हैं रक्सौल वंश। तो रक्सौल वंश के बारे में देख लेते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा वंश राजपूत वंश था? ठीक है, तो राजपूत वंश कौन सा था? तो ये रक्सौल वंश था, और राजपूत वंश। पलामू क्षेत्र में पहुंचने पर रक्सौल वंश कितने शाखाओं में विभाजित हो गया था? ठीक है, तो ये 2 शाखाओं में विभाजित हो गया था, जैसा हम यहाँ पर देख सकते हैं। उसके बाद चलिए देख लेते हैं, तो एक कुंडलवा में किस वंश का शासन था? कुंडलवा में किस वंश का शासन था? तो ये हो जाएगा रक्सौल वंश का शासन था। और देखिए रक्सौल वंश में यहाँ पर मैंने पढ़ा रखा है कि देवगन नाम का भी जो है वंश जो था वो रक्सौल वंश के अंतर्गत आता था। ठीक है, उसके बाद चलिए देख लेते हैं चेरो खरबाड़ वंश के बारे में पढ़ लेते हैं। पलामू के जपला क्षेत्र में किस वंश ने अपना शासन स्थापित किया था? ठीक है, पलामू के जपला क्षेत्र में। ठीक है, तो आप लोग याद रखिएगा, और डिटेल्ड में देखिए पलामू के क्षेत्र में नहीं पूछा जा रहा है, लेकिन उसके अंदर और भी पूछा जा रहा है। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा चेरो खरबाड़ वंश। ओके, चलिए देख लेते हैं 97 में चेरो खरबाड़ जनजाति का सबसे प्रतापी शासक कौन था? तो ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका प्रताप धवल खरबाड़। ओके, प्रताप धवल खरबाड़। चलिए देख लेते हैं 98 नंबर का जो प्रश्न है वो देख लेते हैं। तिलैथ, ठीक है, तिलैथ, ताराचंडी एवं फुलबाड़ी शिलालेख किस वंश से संबंधित है? तो ये चेरो खरवाड़ वंश से संबंधित है। ठीक है, और इस तरह के टर्म जो है, इस तरह के जो शिलालेख हैं वो आपको डिटेल्ड में ही मैं पढ़ाऊंगा, तभी आप अच्छे से कर पाइएगा। और यहाँ पर आप इससे याद रखिए कि ये तिथेल ताराचंडी जो फुलबाड़ी है ये चेरो खरवाड़ वंश से स्थापित संबंधित है। दक्षिण भारत में पलामू क्षेत्र में उड़ाव जनजाति के साथ किस जनजाति ने प्रवेश किया था? ठीक है, पूछा जा रहा है दक्षिण भारत से पलामू क्षेत्र में उड़ाव जनजाति के साथ किस जनजाति ने प्रवेश किया था? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा मार्य। ठीक है, मार्य जनजाति ने प्रवेश किया था। तो आप लोग 99 प्रश्न हम लोगों ने कंप्लीट कर दिया है, और एक प्रश्न और हमने आपसे पूछा था कि ये जो आप सेशन है इसको पूरा कंप्लीट करने वाले हैं या नहीं। तो पूरे मिलाकर 100 प्रश्न हो गए हैं, और इसी तरह से बने रहिए। मैं अगला जो सेशन शुरू करने वाला हूँ वो मान वंश से शुरू करूँगा, और आप लोगों के लिए दिन अच्छा हो, आप लोग अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे, मस्त होंगे, व्यस्त होंगे। मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद दोस्तों।